कहते हैं मैं जो कहता हूँ उससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपके कहने के अधिकार की रक्षा मैं अपनी जान देकर भी करूंगा। ये बात वॉल्टेयर से जुड़ी जाती है और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का सार है। आज हम एक ऐसी ही विषय की गहराई में उतरेंगे जो इसी अधिकार के सबसे बड़े मंच यानी हमारी संसद से जुड़ा है। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है जो एक गंभीर सवाल उठाता है। सवाल यह है कि जो संसद लोकतंत्र का मंदिर मानी जाती है, वो हंगामे और गतिरोध का अखाड़ा क्यों बनती जा रही है। ये एक बहुत ही सामूहिक और गंभीर मुद्दा है और लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि संसद में व्यवधान मतलब जो डिसरप्शन है वो अब कोई अपवाद नहीं रहा। वो एक तरह से एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति बन चुका है। एक रणनीति। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी कि ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और इसका हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। लेख की शुरुआत ही संसद के हालिया सत्र के गतिरोध से होती है, जहां पहले 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। बिल्कुल। लेकिन जैसा लेख साफ करता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो एक जैसे को तैसा वाली स्थिति बन गई है। हाँ। लेख हमें याद दिलाता है कि जब यूपीए सत्ता में थी, हाँ। तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भी खूब हंगामा किया था। हाँ, मैंने भी वो आंकड़े देखे। कुछ 68% समय बर्बाद हुआ था, है ना, 15वीं लोकसभा का। 68%। अब सोचिए 2/3 से भी ज्यादा संसदीय समय सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में चला गया। ये तो बहुत ज्यादा है। और अब जब विपक्ष में इंडिया ब्लॉक है, हाँ। तो वही रणनीति अपनाई जा रही है। लेख में एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की गई है। हाँ। राजनीति में एक सुनहरा नियम होता था, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा हाँ। तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। हाँ। लेकिन अब इसे एक नए सिद्धांत से बदल दिया गया है और वो सिद्धांत है उनके साथ वही करो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। एक तरह का राजनीतिक बदला। सही पकड़ा। ये सिर्फ रणनीति नहीं है, ये एक संस्थागत आदत बन चुकी है। और इस पूरे खेल में जो रेफरी की भूमिका में है, यानी सदन के स्पीकर, वो एक तरह से बेबस नजर आते हैं। लेख इस पर भी रोशनी डालता है कि पीठासीन अधिकारी इस चक्र को तोड़ने में क्यों नाकाम रहे हैं। नियम तो उनके हाथ में होते हैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए, यहीं पर यह मामला नियमों से ज्यादा राजनीतिक सहमति का हो जाता है। लेख में पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। हाँ, जहां वो नारायण मूर्ति और श्याम बेनेगल जैसे प्रतिष्ठित लोगों से बात कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। और उन्होंने वहां साफ साफ कहा कि विपक्ष व्यवधान को अपना लोकतांत्रिक अधिकार मानता है। अधिकार मतलब ये कोई मजबूरी या आखिरी रास्ता नहीं, बल्कि एक अधिकार है। हाँ, विपक्ष का यही मानना था। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर स्पीकर उन्हें नियमों का हवाला देकर रोकते तो क्या होता? तो उन पर ही अलोकतांत्रिक होने का ठप्पा लग जाता। बिल्कुल। सत्ता पक्ष सहित सभी दल इसे अलोकतांत्रिक करार देते। सांसदों का निलंबन वो बिना राजनीतिक सहमति के संभव ही नहीं था। एक तरह से उनके हाथ बंधे हुए थे। एकदम सही। और यही दुविधा उनकी उत्तराधिकारी मीरा कुमार के सामने भी थी। लेख बताता है कि इस वजह से धीरे धीरे ये व्यवधान संसदीय जीवन की एक खामी के बजाय एक विशेषता बन गया। मतलब अ बग बिकेम अ फीचर। एग्जैक्टली। एक तरह से सिस्टम का हिस्सा मान लिया गया। तो अगर स्पीकर के हाथ बंधे हैं और दोनों पार्टियां एक ही खेल खेल रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या इस स्थिति के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं? लेख का विश्लेषण तो यही कहता है कि जिम्मेदारी दोनों की है और इसे अलग अलग करके देखना होगा। पहले अगर हम सत्ता पक्ष की भूमिका को देखें, हाँ। तो सरकार पर अक्सर ही आरोप लगता है कि वो विपक्ष से सलाह मशवरा करने के बजाय विधेयकों को जबरदस्ती पारित करवाती है। बुलडोज करवाती है, जैसा कहा जाता है, बिना किसी खास बहस या जांच के बिल पास करा लेना। हाँ, ऐसा लगता है मानो संसद बस एक नोटिस बोर्ड बनकर रह गई है, जहां पहले से लिए गए फैसलों की सिर्फ घोषणा कर दी जाती है, या फिर उन पर मुहर लगाने वाली एक रबर स्टैंप संस्था। बिल्कुल। और लेख में प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति को लेकर भी एक तुलना की गई है जो इस रवैये को और मजबूत करती है। जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की तुलना। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सांकेतिक बिंदु है। लेख बताता है कि नेहरू जी लगभग रोज संसद आते थे, बहसों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे। उसकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी की सदन में कभी कभार होने वाली उपस्थिति से की गई है। इससे संदेश तो यही जाता है कि कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका को उतनी अहमियत नहीं दे रही। हाँ, ये धारणा बनती है कि संवाद को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका। और यहाँ एक अजीब सी विडंबना दिखती है ना? बहुत बड़ी विडंबना है। लेख के अनुसार विपक्ष ने भी अपनी विधायी जिम्मेदारियों को लगभग छोड़ ही दिया है।
सरकार को बहस के माध्यम से घेरने की बजाय वो व्यवधान का रास्ता चुनते हैं, और ऐसा करके वो अपने ही सबसे शक्तिशाली हथियार खो देते हैं। जैसे कि प्रश्नकाल और शून्यकाल। हाँ, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और नियम 377 जैसे और भी कई महत्वपूर्ण संसदीय उपकरण। ये तो वो मौके हैं जिनका इस्तेमाल वे मंत्रियों को जवाबदेह ठहराने और जनता की आवाज बनने के लिए कर सकते थे। बिल्कुल, जब हंगामा होता है तो ये सारे मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो एक तरह से वे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सरकार को घेरने के चक्कर में वे अपना ही मंच गंवा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि अंत में होता क्या है, सरकार हंगामे और शोर शराबे के बीच भी अपने बिल पास करा लेती है, बिना किसी गहन बहस के। हाँ, बिना किसी जांच परख के। तो असल नुकसान किसका हुआ? विपक्ष का, जो अपना सबसे बड़ा अधिकार खो देता है, और साथ ही देश का, जिसे बिना उचित जांच के बने कानून मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ संसद के कुछ घंटों की बर्बादी का मामला नहीं है। ये आपसी टकराव, इसका हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर क्या असर पड़ रहा है? इसका असर बहुत ही विनाशकारी है, और लेख इसे साफ शब्दों में बयान करता है। संसद, जिसे विचारों के मंथन का सबसे बड़ा मंच होना चाहिए, वो एक तमाशा बनकर रह गई है। एक तमाशा? हाँ, राजनीतिक माहौल इतना विषाक्त हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि दुश्मन के रूप में देखने लगे हैं। सही कहा आपने, दुश्मन। लेख में इस भाषा के कुछ बहुत सटीक उदाहरण दिए गए हैं। सत्ता पक्ष कई बार विपक्ष को राष्ट्र विरोधी का तमगा दे देता है, और दूसरी तरफ विपक्ष खुद को महाभारत के पांडवों के रूप में देखता है, जो सत्ता में मौजूद कौरवों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, और जब आप बहस को धर्म युद्ध मान लेंगे तो फिर बातचीत या समझौते की कोई जगह ही नहीं बचती। तब तो संवाद खत्म ही हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए लेख इस स्थिति को सिर्फ एक प्रक्रियात्मक समस्या नहीं, बल्कि एक धीमी गति से बढ़ता हुआ संवैधानिक संकट कहता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन स्लो मोशन। ये तो काफी गंभीर बात है। बहुत गंभीर। हमें ये समझना होगा कि संसद का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा काम सरकार को जवाबदेह ठहराना है। और जब संसद ही ठप पड़ जाएगी तो ये जवाबदेही भी खत्म हो जाएगी, और प्रतिनिधि लोकतंत्र का पूरा विचार ही खतरे में पड़ जाता है। ये तस्वीर तो वाकई बहुत चिंताजनक है। क्या लेख में इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई रास्ता सुझाया गया है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? हाँ, लेख एक सामूहिक रीसेट की बात करता है। मतलब सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने की जरूरत है, और इसके लिए कुछ ठोस सुझाव भी हैं। जैसे कि पहला सुझाव है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर संसदीय आचरण के लिए एक निष्पक्ष और बाध्यकारी आचार संहिता पर सहमत हों, एक कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन ऐसी संहिताएं तो पहले भी बनी है, वो कारगर क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें सच्ची भावना से लागू नहीं किया गया। इस बार जरूरत है कि यह सिर्फ कागज पर ना हो, बल्कि एक ऐसी लक्ष्मण रेखा हो जिसे कोई पार ना करे और तोड़ने पर सख्त कार्रवाई हो। ठीक है। और दूसरा सुझाव? दूसरा सुझाव दूसरे लोकतंत्रों से सीखने का है, और ये बहुत दिलचस्प है। लेख ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया गया है। वहां की संसद में विपक्ष को हर हफ्ते एक दिन मिलता है, जिसे ऑपोजिशन डे कहते हैं। ऑपोजिशन डे? हाँ, उस दिन विपक्ष अपनी पसंद के मुद्दों को बहस के लिए उठा सकता है। सरकार को उन पर जवाब देना होता है। ये तो बहुत कारगर तरीका लग रहा है। मतलब विपक्ष को ये भरोसा दिलाया जाए कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनके मुद्दों को एक तय मंच मिलेगा। यही इसका मूल विचार है। तो शायद उन्हें हंगामा करने की जरूरत ही महसूस ना। बिल्कुल, भारत भी ऐसा कोई नियम अपना सकता है, और इसके बदले में आपसी सहमति से ये तय होना चाहिए कि व्यवधान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। एक तरह का गिव एंड टेक। हाँ, जब विपक्ष को अपनी बात रखने का एक निश्चित और सम्मानजनक मंच मिलेगा, तो रोज रोज के व्यवधान का औचित्य अपने आप खत्म हो जाएगा। और तब संसद, जैसा लेख कहता है, अहंकार का अखाड़ा नहीं बल्कि विचारों की कार्यशाला बन सकेगी। अ वर्कशॉप ऑफ आइडियाज, नॉट अ बैटलग्राउंड ऑफ ईगोज। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि भारतीय संसद में व्यवधान का संकट एक जटिल समस्या है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है। यह सिर्फ सदन के समय की बर्बादी नहीं, बल्कि हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव पर एक सीधा हमला है। और जैसा कि लेख चेतावनी देता है, अगर संसद की ये जीवंतता खत्म हो जाती है तो हमारे पूरे लोकतांत्रिक प्रयोग की जीवन शक्ति भी खत्म हो जाएगी। संसद के संरक्षकों को, इसके पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों और राजनीतिक नेतृत्व को बहुत देर होने से पहले कार्य करना होगा। ये संस्था सिर्फ संवैधानिक डिजाइन का एक हिस्सा नहीं है। नहीं, ये लोकतांत्रिक भागीदारी का एक जीवित
धड़कता हुआ मंच है जिसे हर हाल में बचाना होगा। ये चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। संसदीय कार्यवाही में सुधार की जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्र नेताओं की है या एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी भी कोई भूमिका है? इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।